नमस्कार। आज हम एक ऐसी बुनियादी ताकत की पड़ताल करने वाले हैं जो शायद हमें महसूस भी ना हो, पर हर पल हर क्षण हम पर असर डालती है। हम्म। ये हमें जमीन से जोड़े रखती है, समुंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठाती है और हाँ, ग्रहों को भी अपनी अपनी कक्षाओं में बांधे रखती है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की। और हमारी पास जो स्रोत हैं आज, उनमें न्यूटन की वो जानी पहचानी कहानी से लेकर रोजमर्रा की चीजें, जैसे कुछ चीजें तैरती क्यों हैं, कुछ डूब क्यों जाती हैं, इसके पीछे का विज्ञान भी शामिल है। हाँ, वो सेब वाली कहानी। आइजैक न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे और फट एक सेब गिरा। और उन्होंने सोचा कि भाई जो ताकत इस सेब को नीचे खींच रही है, क्या वही ताकत चांद को भी पृथ्वी के चारों ओर टिकाए रखती है? हाँ, और ये सोचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी छलांग थी उस वक्त के हिसाब से। क्यों? क्योंकि तब लोग मानते थे कि जमीन की चीजें अलग नियमों से चलती हैं और आसमान की अलग। मतलब सेब का गिरना एक बात थी और चांद या ग्रहों का घूमना बिल्कुल दूसरी। अच्छा। न्यूटन की महानता यही थी कि उन्होंने इन सबको एक ही धागे में पिरो दिया, एक अदृश्य खिंचाव, एक यूनिवर्सल लॉ से। तो चलिए, आज इसी खिंचाव के, इसी गुरुत्वाकर्षण के रहस्यों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ठीक है। तो न्यूटन ने जो सिद्धांत दिया उसे सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। ये सुनने में थोड़ा भारी सा लगता है। इसका मतलब क्या है आसान भाषा में? हाँ, नाम थोड़ा वजनदार है, पर कॉन्सेप्ट मतलब इसका जो आइडिया है वो सीधा सा है। ये नियम कहता है कि ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज, हर दूसरी चीज को अपनी तरफ खींच रही है। हर चीज मतलब आप, मैं, ये माइक, हमारा स्टूडियो। हाँ बिल्कुल। पृथ्वी, सूरज, तारे, सब कुछ, हर कण एक दूसरे को खींच रहा है। अब ये खिंचाव यानी फोर्स कितना होगा, ये दो मुख्य बातों पर निर्भर करता है। ओके, कौन सी दो बातें हैं वो? पहली, उन चीजों का द्रव्यमान मतलब मास कितना है। चीजें जितनी भारी होंगी, उनका द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा ये खिंचाव होगा। ठीक है, ज्यादा द्रव्यमान ज्यादा खिंचाव। और दूसरी बात? दूसरी बात है उनके बीच की दूरी। दूरी जैसे जैसे बढ़ती है, ये खिंचाव कम होता जाता है। और ये दूरी वाला मामला बड़ा दिलचस्प है। स्रोत बताते हैं कि खिंचाव सिर्फ दूरी बढ़ने से यूं ही कम नहीं होता, बल्कि दूरी के वर्ग स्क्वायर के हिसाब से कम होता है। मतलब अगर दूरी दोगुनी कर दें तो खिंचाव 4 गुना कम हो जाएगा। बिल्कुल सही। इसे व्युत्क्रम वर्ग नियम या इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ। हाँ, दूरी 3 गुना बढ़ाएंगे तो खिंचाव 9 गुना कम। ये बहुत तेजी से कम होता है दूरी बढ़ने पर। ओ। इसका एक गणितीय सूत्र, एक फॉर्मूला भी है। F इज इक्वल्स टू जी एम क्रॉस एम डी स्क्वायर। F इज इक्वल्स टू जी एम क्रॉस एम डी स्क्वायर। इसमें ये सब क्या है? देखिए, F तो हो गया वो बल, वो खिंचाव। M और M हो गए उन दो चीजों के द्रव्यमान जिनका खिंचाव हम देख रहे हैं। ठीक है। और D हो गई उनके केंद्रों के बीच की दूरी। अच्छा, सेंटर्स के बीच की। हाँ, और ये जो G है ना, हम्म। ये एक खास स्थिरांक है, मतलब एक फिक्स्ड नंबर है। हम्म। इसे कहते हैं सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एग्जैक्टली। और इसकी खोज की कहानी भी बड़ी मजेदार है। हेनरी कैवेंडिश नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बड़े ही नाजुक और मुश्किल प्रयोगों से इसका मान पता लगाया था। ये जी ही इस नियम को सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल बनाता है। यानी ये हर जगह, हर चीज पर एक जैसा लागू होता है। और इसी एक नियम ने अचानक से कई पहेलियां सुलझा दी, है ना? हाँ बिल्कुल। इसने एक साथ कई सारी बातें समझा दी जो पहले बिल्कुल अलग अलग लगती थी। जैसे पहला, वो कौन सी ताकत है जो हमें पृथ्वी से चिपकाए रखती है। हम्म। दूसरा, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर क्यों लगाता रहता है, कहीं और क्यों नहीं चला जाता। हम्म। तीसरा, सारे ग्रह सूरज का चक्कर क्यों लगाते हैं। और चौथा, समुद्र में ज्वार भाटा क्यों आता है। अच्छा, ज्वार भाटा भी इसी से जुड़ा है। हाँ, वो मुख्यतः चंद्रमा और कुछ हद तक सूरज के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ही होता है। तो ये समझना कि ये सब घटनाएं, सेब का गिरना, ग्रहों का घूमना, ज्वार भाटा, सब एक ही नियम से जुड़ी हैं। ये उस समय के लिए वाकई क्रांतिकारी था। पर एक सवाल अभी भी मन में है। अगर हर चीज एक दूसरे को खींच रही है, तो मेरे और मेरे पास रखी इस पानी की बोतल के बीच भी खिंचाव होना चाहिए। हाँ बिल्कुल है। पर मुझे तो महसूस नहीं होता। महसूस इसलिए नहीं होता क्योंकि आपका और बोतल का द्रव्यमान मतलब मास पृथ्वी या चांद या सूरज जैसे बड़े बड़े पिंडों की तुलना में बहुत ही ज्यादा कम है। तो खिंचाव तो है, पर वो इतना कमजोर है, इतना मामूली है कि हम उसे महसूस ही नहीं कर पाते। पर तकनीकी रूप से वो है जरूर। दिलचस्प। चलिए अब जरा ग्रहों और चांद पर वापस आते हैं। स्रोत में एक गतिविधि, एक एक्टिविटी का जिक्र है।
कि अगर हम एक धागे से पत्थर बांधकर गोल गोल घुमाएं और फिर अचानक धागा छोड़ दें तो पत्थर सीधा भाग जाता है, गोल नहीं घूमता रहता। हाँ, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स को समझने के लिए। सेंट्रीपिटल मतलब केंद्र की ओर लगने वाला बल। केंद्र की ओर। पत्थर घुमाते हैं तो आपका हाथ धागे के जरिए लगातार पत्थर को अंदर की तरफ मतलब वृत्त के केंद्र की तरफ खींचता रहता है। इसी अंदरूनी खिंचाव के कारण पत्थर बेचारा सीधा जाने के बजाय गोल घूमने पर मजबूर हो जाता है। अच्छा। जैसे ही धागा छूटा या आपने छोड़ दिया, वो अंदर की ओर लगने वाला बल गायब हो गया। अब पत्थर पर कोई बंधन नहीं है, तो वो जिस दिशा में उस पल जा रहा था उसी सीध में आगे निकल जाता है। समझ गई। तो चांद के मामले में पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वही वो धागा है, वही अभिकेंद्रीय बल है जो चांद को अपनी तरफ खींचकर गोल गोल घुमा रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा। अगर पृथ्वी का ये गुरुत्वाकर्षण वाला खिंचाव अचानक बंद हो जाए तो चांद बस एक सीधी रेखा में अंतरिक्ष में कहीं और निकल जाएगा, पृथ्वी के चक्कर लगाना बंद कर देगा। यही गुरुत्वाकर्षण बल वो जरूरी अभिकेंद्रीय बल मुहैया कराता है जो चांद को पृथ्वी की कक्षा में ऑर्बिट में बनाए रखता है। लेकिन यहाँ न्यूटन का तीसरा नियम याद आता है, हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो अगर पृथ्वी सेब को खींच रही है बिल्कुल। तो क्या सेब भी पृथ्वी को उतने ही बल से नहीं खींच रहा? क्या बात है, बहुत बढ़िया सवाल। हाँ, बिल्कुल खींच रहा है। न्यूटन का तीसरा नियम यही कहता है, सेब भी पृथ्वी को ठीक उतने ही बल से अपनी ओर खींचता है जितने बल से पृथ्वी सेब को। तो फिर हमें पृथ्वी हिलती हुई क्यों नहीं दिखती सेब की तरफ? हाँ हाँ हाँ, यहीं पर न्यूटन का दूसरा नियम काम आता है, F = ma वाला। F = मास इंटू एक्सेलरेशन। हाँ, तो एक्सेलरेशन यानी त्वरण a कितना होगा? वो होगा फोर्स F बटा मास m, यानी a = Fm। अब फोर्स तो दोनों पर बराबर लग रहा है, पृथ्वी पर भी और सेब पर भी, लेकिन पृथ्वी का द्रव्यमान, उसका मास सेब के मुकाबले कितना ज्यादा है? अरबों खरबों गुना ज्यादा। हाँ, जाहिर है। तो जब आप उस बराबर बल को पृथ्वी के इतने भारी द्रव्यमान से भाग देते हैं तो पृथ्वी में जो त्वरण पैदा होता है वो इतना मामूली होता है कि हम उसे माप भी नहीं सकते, देखना तो दूर की बात है। इसलिए हमें सिर्फ सेब ही पृथ्वी की ओर आता दिखता है, पृथ्वी सेब की ओर जाती हुई नहीं दिखती। अच्छा, और यही लॉजिक पृथ्वी और चांद पर भी लागू होता होगा? बिल्कुल। चांद भी पृथ्वी को खींचता है, इसीलिए तो ज्वार-भाटा आता है। पर पृथ्वी का द्रव्यमान इतना ज्यादा है कि चांद की खिंचाव से वो अपनी जगह से ज्यादा हिलती नहीं है। दोनों एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं, पर उनका साझा गुरुत्वाकर्षण केंद्र पृथ्वी के अंदर ही पड़ता है। ठीक है। अब आते हैं मुक्त पतन यानी फ्री फॉल पर। ये शब्द सुनने में ऐसा लगता है जैसे बस गिरते जाना। हाँ, भौतिकी में इसका एक खास मतलब है। जब कोई चीज सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के असर में नीचे गिर रही हो और हम हवा के प्रतिरोध जैसी दूसरी ताकतों को अनदेखा कर दें तो उसे मुक्त पतन कहते हैं। जैसे वैक्यूम में गिरना। हाँ, बिल्कुल सही। और जब कोई चीज ऐसे मुक्त पतन में होती है तो उसकी रफ्तार लगातार बढ़ती जाती है ना? हाँ, तेज और तेज होती जाती है। बिल्कुल। उसकी दिशा तो नीचे ही रहती है, पर उसका वेग, उसकी वेलोसिटी हर पल बढ़ती है। वेग में ये जो बदलाव हो रहा है, इसी को हम त्वरण या एक्सेलरेशन कहते हैं। और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से होने वाले इस त्वरण का एक खास नाम भी है। हाँ, इसे कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसे हम छोटे g अक्षर से दिखाते हैं। जी। पृथ्वी की सतह के पास इसका औसत मान लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। मतलब हर सेकंड गिरने वाली चीज की रफ्तार 9.8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। 9.8 ms²। और यहाँ पर एक बहुत ही, मैं कहूंगी, चौंकाने वाली बात सामने आती है। स्रोत बताते हैं कि ये g का मान, ये 9.8 ms² इस बात पर निर्भर ही नहीं करता कि गिरने वाली चीज हल्की है या भारी। क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच है, और शायद गुरुत्वाकर्षण की सबसे हैरत अंगेज बातों में से एक है। कैसे? अगर हम g का सूत्र देखें, जो गुरुत्वाकर्षण के नियम से ही निकलता है, तो वो होता है g = gmr²। g = gmr²। इसमें g तो वो यूनिवर्सल कांस्टेंट हो गया, m है पृथ्वी का द्रव्यमान और r है पृथ्वी की त्रिज्या। अब इस सूत्र में देखिए, गिरने वाली वस्तु का अपना द्रव्यमान, जिसे हम छोटा m कह सकते हैं, वो कहीं है ही नहीं। अरे हाँ, इसमें छोटा m तो है ही नहीं। बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण g सिर्फ पृथ्वी के द्रव्यमान और आकार पर निर्भर करता है, गिरने वाली चीज के द्रव्यमान पर नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हवा ना हो, वैक्यूम हो,
तो एक भारी भरकम हथौड़ा और एक हल्का सा पंख दोनों एक ही रफ्तार से गिरेंगे? एकदम सही। यही नतीजा निकलता है। अगर हम हवा का प्रतिरोध हटा दें तो दोनों चीजें बिल्कुल एक ही त्वरण जी से गिरेंगी, और अगर उन्हें एक ही ऊंचाई से छोड़ा जाए तो वो एक ही समय पर जमीन पर पहुंचेंगी। कमाल है। हाँ, कहा जाता है कि गैलीलियो ने पीसा की झुकी हुई मीनार से अलग-अलग वजन की गेंदें गिराकर कुछ ऐसा ही दिखाने की कोशिश की थी। हालांकि ये कहानी शायद पूरी तरह सच न हो, पर विचार यही था। असल जिंदगी में हमें ऐसा क्यों नहीं दिखता? हवा के कारण। हाँ, हवा का प्रतिरोध। हवा पंख जैसी हल्की और फैली हुई चीजों पर ज्यादा असर डालती है, उन्हें धीमा कर देती है, जबकि भारी और ठोस चीजों पर उसका असर कम होता है। लेकिन अगर हवा हटा दें तो सब एक साथ गिरेंगे। अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर, जहां हवा नहीं है, एक हथौड़ा और पंख गिराकर ये सचमुच करके दिखाया था। वाह। स्रोत में ये भी बताया गया है कि पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, ध्रुवों पर यानी पोल्स पर थोड़ी चपटी है। क्या इसका जी के मान पर कोई असर पड़ता है? हाँ, पड़ता है, क्योंकि ध्रुवों पर पृथ्वी की सतह उसके केंद्र के थोड़ी ज्यादा पास है, यानी त्रिज्या r थोड़ी कम है। अच्छा। इसलिए वहां पर जी का मान, जो r² के व्युत्क्रमानुपाती है, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होता है। कितना ज्यादा? बहुत मामूली सा फर्क है, लेकिन है। इसीलिए किसी चीज का वजन ध्रुवों पर भूमध्य रेखा से थोड़ा सा ज्यादा होगा। पर ज्यादातर रोजमर्रा की गणनाओं के लिए हम पृथ्वी की सतह पर हर जगह जी को लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड ही मान लेते हैं। और क्योंकि ये जी लगभग स्थिर है, कांस्टेंट है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम गिरने वाली चीजों की गति का अनुमान लगा सकते हैं? जैसे वो कितनी देर में गिरेगी या कितनी ऊंची जाएगी अगर ऊपर फेंका जाए? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि त्वरण एक समान है, लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड नीचे की ओर, हम गति के वो सरल समीकरण इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमने स्कूल में पढ़े होंगे। v = u + at, s = ut + ½ at², v² = u² + 2s वाले। अरे हाँ। बस उनमें त्वरण एक ही जगह हम जी रख देते हैं। नीचे आते समय जी को हम आमतौर पर सकारात्मक लेते हैं क्योंकि वेग बढ़ रहा है, और जब कोई चीज ऊपर फेंकी जाती है तो जी को नकारात्मक लेते हैं क्योंकि गुरुत्वाकर्षण उसकी गति को कम कर रहा है, उसे धीमा कर रहा है। अच्छा। स्रोत में कार के किनारे से गिरने और एक गेंद को ऊपर फेंकने के उदाहरण भी दिए गए हैं, शायद इसी को समझाने के लिए। हाँ, उन्हीं समीकरणों का इस्तेमाल करके हम ये सब निकाल सकते हैं कि गेंद कितनी ऊंची जाएगी या कार कितनी देर में नीचे पहुंचेगी। चलिए, अब एक और आम कंफ्यूजन पर आते हैं। अक्सर लोग और मैं भी कभी-कभी द्रव्यमान यानी मास और भार यानी वेट को एक ही चीज समझ लेते हैं। क्या इनमें कोई अंतर है? हाँ, और ये भौतिकी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। इसे समझना जरूरी है। बताइए, क्या अंतर है? देखिए, द्रव्यमान किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की कुल मात्रा है। ये एक तरह से वस्तु के जड़त्व, इनर्शिया का माप है। जड़त्व मतलब? वो अपनी गति की अवस्था में बदलाव का कितना विरोध करती है। कोई चीज जितनी भारी होगी, जिसका द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा, उसे चलाना या रोकना उतना ही मुश्किल होगा। ये द्रव्यमान वस्तु की अपनी प्रॉपर्टी है, और ये हर जगह एक जैसा रहता है। हर जगह मतलब पृथ्वी पर, चांद पर, कहीं भी? हाँ, चाहे आप पृथ्वी पर हों, चांद पर हों या गहरे अंतरिक्ष में तैर रहे हों, आपका द्रव्यमान उतना ही रहेगा। वो बदलता नहीं है। ठीक है, तो द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा है और बदलता नहीं है। तो फिर भार यानी वेट क्या है? भार असल में एक बल है, फोर्स। ये वो गुरुत्वाकर्षण बल है जिससे पृथ्वी या कोई और ग्रह या उपग्रह उस वस्तु को अपनी ओर खींचती है। अच्छा, ये बल है। हाँ, और हमने बल का सूत्र देखा था, F = m × a। भार यानी वेट, जिसे हम W से दिखाते हैं, के मामले में ये त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण g होता है। तो भार का सूत्र बनता है W = m × g। W = m × g। ओहो, तो भार, द्रव्यमान और g का गुणनफल है। बिल्कुल, क्योंकि भार एक बल है तो इसकी इकाई भी बल वाली ही होती है, न्यूटन, जबकि द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम के जी है। अच्छा, ये भी एक बड़ा फर्क है। हाँ, और सबसे जरूरी बात, जैसा हमने अभी देखा कि जी का मान जगह के साथ बदल सकता है। हाँ, जैसे पृथ्वी और चांद पर अलग-अलग है, या पृथ्वी पर भी ध्रुवों और भूमध्य रेखा पर थोड़ा अलग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु का भार भी जगह के साथ बदलता है। आपका भार पृथ्वी पर अलग होगा, चांद पर अलग होगा, लेकिन आपका द्रव्यमान दोनों जगह एक ही रहेगा। समझ गए। तो द्रव्यमान अंदर का मामला है,
भार बाहरी खिंचाव है, द्रव्यमान कांस्टेंट है, भार बदल सकता है। बिल्कुल सही। भार की एक दिशा भी होती है, हमेशा गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की ओर, जैसे पृथ्वी पर नीचे की तरफ। अच्छा, तो यही वजह है कि अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर चलते हैं तो ऐसे उछलते हुए दिखते हैं, उनका भार कम हो जाता है ना? एग्जैक्टली। उनका द्रव्यमान तो उतना ही रहता है, लेकिन चांद पर उनका भार बहुत कम हो जाता है। क्यों? चांद छोटा है इसलिए? हाँ, दो कारण हैं। एक तो चांद का द्रव्यमान पृथ्वी से काफी कम है, करीब 81 गुना कम, और दूसरा, चांद की त्रिज्या भी पृथ्वी से कम है, करीब चौथाई। इन दोनों का मिलाजुला असर ये होता है कि चांद की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान पृथ्वी की सतह पर g के मान का करीब करीब छठा हिस्सा 16 ही रह जाता है। सिर्फ छठा हिस्सा? बाप रे! हाँ, तो मतलब अगर मेरा वजन पृथ्वी पर मान लीजिए 600 न्यूटन है, जो करीब 61 किलो द्रव्यमान के बराबर होगा, तो चांद पर मेरा वजन सिर्फ 100 न्यूटन महसूस होगा। हाँ, बिल्कुल। बहुत बड़ा फर्क है। इसीलिए वो इतने ऊंचे जंप लगा पाते हैं। स्रोत में एक उदाहरण भी दिया है कि अगर 10 किलो की कोई वस्तु है, 10 kg मास। हाँ, 10 केजी मास, तो पृथ्वी पर उसका भार होगा 10 केजी इंटू 9.8 ms² इज इक्वल टू 98 न्यूटन। 98 न्यूटन। लेकिन उसी 10 किलो की वस्तु का भार चांद पर सिर्फ लगभग 16.7 न्यूटन होगा, क्योंकि चांद का जी लगभग 1.67 ms² है। द्रव्यमान वही 10 किलो रहा, पर भार 98 से घटकर 16.7 न्यूटन हो गया। हाँ, यही फर्क है। चलिए अब जरा जमीन से जुड़ी बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण से थोड़ा हटकर पर उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स पर। स्रोत में कुछ बड़े प्रैक्टिकल सवाल हैं, जैसे ऊंट रेगिस्तान की रेत में इतनी आसानी से कैसे चल लेता है जबकि हमारा पैर तो धंस जाता है? या फिर सेना के जो भारी भरकम टैंक होते हैं वो नरम जमीन पर कैसे चल पाते हैं? या ट्रकों और बसों के टायर इतने चौड़े क्यों बनाए जाते हैं? इन सब सवालों का जवाब हमें दो भौतिक राशियों से मिलता है, प्रणोद थ्रस्ट और दाब प्रेशर। प्रणोद और दाब, ये क्या होते हैं? प्रणोद मतलब थ्रस्ट का मतलब है किसी सतह पर सीधा लंबवत यानी परपेंडिकुलर लगने वाला कुल बल। जैसे जब आप जमीन पर खड़े होते हैं तो आपका पूरा भार जो जमीन पर नीचे की ओर लग रहा है वो प्रणोद है। ओके, तो मेरा वजन ही प्रणोद है जब मैं खड़ी हूँ। हाँ, उस स्थिति में। अब दाब यानी प्रेशर क्या होता है? दाब होता है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद। मतलब कितना बल प्रणोद कितने एरिया पर लग रहा है। प्रति इकाई क्षेत्रफल, पर यूनिट एरिया। हाँ, इसका सूत्र है दाब इज इक्वल्स टू प्रणोद क्षेत्रफल। प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट एरिया। ठीक है, इसकी इकाई? इसकी ऐसा इकाई पास्कल है, जो कि 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होती है। मतलब ये हुआ कि अगर उतना ही बल, उतना ही प्रणोद कम क्षेत्रफल पर लगाया जाए तो दाब बढ़ जाएगा। बिल्कुल, यही चाबी है। सारा खेल इसी एरिया का है। कैसे? सोचिए, एक कील, उसकी नोक बहुत पतली होती है, नुकीली, मतलब उसका क्षेत्रफल बहुत ही कम होता है। हाँ। तो जब आप हथौड़े से उस पर थोड़ा सा भी बल लगाते हैं तो वो सारा बल उस बहुत छोटे से क्षेत्रफल पर केंद्रित हो जाता है। नतीजा, दाब बहुत ज्यादा हो जाता है और कील आसानी से लकड़ी या दीवार में घुस जाती है। अच्छा, और यही बात चाकू पर भी लागू होती है? हाँ, चाकू की धार इसीलिए तेज मतलब पतली बनाई जाती है। कम क्षेत्रफल पर बल लगने से दाब ज्यादा पड़ता है और सब्जी या फल आसानी से कट जाते हैं। तो फिर ऊंट के पैर चौड़े होते हैं? बिल्कुल, ऊंट के पैर काफी चौड़े और गद्देदार होते हैं। इससे क्या होता है कि ऊंट का जो पूरा वजन है, जो प्रणोद है, वो ज्यादा बड़े क्षेत्रफल पर फैल जाता है। एरिया बढ़ गया? एरिया बढ़ गया तो दाब कम हो जाता है। दाब कम होने से उसके पैर रेत में धंसते नहीं है। अच्छा, और टैंक का भी यही हिसाब है? हाँ, सेना के टैंक इतने भारी होते हैं लेकिन उनके नीचे पहियों की जगह चौड़ी चेन ट्रैक लगी होती है। वो ट्रैक जमीन के साथ बहुत बड़े क्षेत्रफल पर संपर्क बनाती है, जिससे टैंक का वजन फैल जाता है और जमीन पर दाब कम पड़ता है और वो कीचड़ या नरम जमीन पर भी चल पाता है। और ट्रकों के टायर? वही लॉजिक। बसों और ट्रकों का वजन बहुत ज्यादा होता है। अगर उनके टायर पतले होंगे तो सड़क पर दाब बहुत ज्यादा पड़ेगा, सड़क टूट सकती है, टायर भी जल्दी घिसेंगे। इसलिए उनके टायर चौड़े होते हैं ताकि वजन ज्यादा एरिया पर बटे और दाब कम रहे। स्रोत में ड्राइंग पिन का उदाहरण भी था। हाँ, वो भी बढ़िया उदाहरण है। ड्राइंग पिन को हम चौड़े वाले हिस्से पर अंगूठे से दबाते हैं, ज्यादा एरिया, कम दाब हमारे अंगूठे पर। लेकिन पिन की नोक बहुत पतली होती है, कम एरिया, तो वही बल नोक पर बहुत ज्यादा दाब पैदा करता है और पिन कागज या बोर्ड में घुस जाती है।
और रेत पर खड़े होने के बजाय लेट जाएं तो कम धंसते हैं। क्योंकि लेटने पर आपका वजन ज्यादा क्षेत्रफल पर बढ़ जाता है, दाब कम हो जाता है। तो ये थ्रस्ट और प्रेशर का कॉन्सेप्ट बहुत काम का है। अब एक और रोजमर्रा का अनुभव जो थोड़ा जादुई सा लगता है। जब हम पानी में घुसते हैं या स्विमिंग पूल में होते हैं तो हल्का महसूस क्यों करते हैं? या फिर ये कैसे होता है कि लोहे की बनी एक छोटी सी कील तो पानी में फट से डूब जाती है, लेकिन लोहे और स्टील से बना इतना बड़ा भारी भरकम जहाज आराम से तैरता रहता है? हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। और इसका राज छिपा है एक और कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं उत्प्लावकता यानी बोयंसी। उत्प्लावकता? बोयंसी। जब भी किसी चीज को किसी तरल पदार्थ में, और तरल मतलब फ्लूइड, इसमें लिक्विड और गैस दोनों आते हैं, डुबोया जाता है, चाहे पूरा डुबोया जाए या आधा अधूरा, तो वो तरल उस चीज पर ऊपर की ओर एक धक्का मारता है, एक बल लगाता है। ऊपर की ओर। हाँ, ऊपर की ओर। इसी ऊपर की ओर लगने वाले बल को उत्प्लावन बल, बोयंट फोर्स या उत्क्षेप कहते हैं। यही बल हमें पानी में हल्का महसूस कराता है। पर ये ऊपर की ओर धक्का लगता क्यों है? पानी क्यों हमें ऊपर धकेलता है? इसका कारण ये है कि किसी भी तरल में जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, गहराई बढ़ती है, वैसे वैसे दाब बढ़ता जाता है। अच्छा, गहराई के साथ दाब बढ़ता है। हाँ, तो सोचिए कोई चीज पानी में डूबी हुई है, उसके निचले हिस्से पर पानी ज्यादा गहरा है तो वहां दाब ज्यादा होगा। उसके ऊपरी हिस्से पर पानी कम गहरा है तो वहां दाब कम होगा। तो नीचे से ऊपर की ओर ज्यादा धक्का लग रहा है और ऊपर से नीचे की ओर कम। तो नेट इफेक्ट ऊपर की ओर हुआ। एग्जैक्टली। दाब के इसी अंतर की वजह से कुल मिलाकर एक ऊपर की दिशा में बल लगता है। यही उत्प्लावन बल। स्रोत में वो पत्थर को स्प्रिंग बैलेंस से लटकाकर पानी में डुबोने वाली गतिविधि थी ना? हाँ थी। उसमें स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि पत्थर का कुछ वजन पानी के उत्प्लावन बल ने संभाल लिया है, ऊपर की ओर धक्का देकर। या आप एक खाली प्लास्टिक की बोतल को पानी में अंदर दबाने की कोशिश कीजिए। हाँ, मुश्किल होता है। आपको ऊपर की तरफ एक जोरदार धक्का महसूस होगा। वही उत्प्लावन बल है। ठीक है, पर ये बल कितना होता है? क्या ये हर चीज पर बराबर लगता है? नहीं, ये बराबर नहीं होता। ये कितना होगा, ये बताया था महान ग्रीक वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने, आज से 2000 साल से भी पहले। आर्किमिडीज? हाँ, उनका नाम सुना है। उन्होंने खोजा कि किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा हटाए गए डिस्प्लेस्ड तरल के भार के बराबर होता है। वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर? ये थोड़ा समझाएंगे। मतलब जब आप कोई चीज पानी में डालते हैं तो वो अपनी जगह बनाने के लिए कुछ पानी को हटाती है, डिस्प्लेस करती है। उस हटाए गई पानी का जितना वजन होगा उतना ही उत्प्लावन बल उस चीज पर ऊपर की ओर लगेगा। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अच्छा, तो कोई चीज तैरेगी या डूबेगी, ये कैसे तय होता है? ये इस उत्प्लावन बल पर निर्भर करता है। बिल्कुल। ये एक तरह की रस्साकशी है। दो बल काम कर रहे हैं। एक है वस्तु का अपना भार W बराबर mg, जो उसे नीचे खींच रहा है। दूसरा है उत्प्लावन बल बोयन फोर्स FB, जो उसे ऊपर धकेल रहा है। नीचे बनाम ऊपर। हाँ, अब अगर वस्तु का भार उत्प्लावन बल से ज्यादा है, W ग्रेटर देन FB, तो वस्तु नीचे जाएगी यानी डूब जाएगी। ठीक है। और अगर उत्प्लावन बल वस्तु के भार के बराबर या उससे ज्यादा है, FB ग्रेटर देन इक्वल्स टू W, तो वस्तु नीचे नहीं जाएगी, वो तैरेगी। या तो सतह पर तैरेगी या पानी के अंदर ही कहीं टिकी रहेगी। इसे घनत्व यानी डेंसिटी से समझना शायद ज्यादा आसान हो। डेंसिटी बराबर मास वॉल्यूम। हाँ बिल्कुल, वो एक और तरीका है इसे देखने का, और अक्सर ज्यादा सुविधाजनक होता है। नियम सीधा है, अगर किसी वस्तु का औसत घनत्व एवरेज डेंसिटी उस तरल के घनत्व से कम है जिसमें उसे डुबोरा जा रहा है, तो वो तैरेगी। घनत्व तरल से कम तो तैरेगी, जैसे लकड़ी या कॉर्क। हाँ, लकड़ी, कॉर्क, प्लास्टिक की खाली बोतल, इन सब का औसत घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए ये पानी पर तैरते हैं। और अगर घनत्व ज्यादा हो तो? अगर वस्तु का घनत्व तरल के घनत्व से ज्यादा है तो वो डूब जाएगी। जैसे पत्थर, लोहे की कील, इनका घनत्व पानी से बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये डूब जाते हैं। लेकिन फिर वही सवाल, लोहे का जहाज कैसे तैरता है? उसका घनत्व तो लोहे का ही है, जो पानी से ज्यादा है। हाँ, यहाँ पर वो औसत घनत्व वाला शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जहाज सिर्फ ठोस लोहे का गोला नहीं होता, उसे खास तरीके से डिजाइन किया जाता है। उसका आकार ऐसा बनाया जाता है कि वो अंदर से काफी हद तक खोखला हो। खोखला?
मतलब उसमें हवा भरी होती है? हाँ, बहुत सारी हवा। तो जब हम जहाज का औसत घनत्व निकालते हैं तो हम जहाज में लगे सारे लोहे, इंजन, सामान सबका कुल द्रव्यमान लेते हैं और उसे जहाज के कुल बाहरी आयतन वॉल्यूम से भाग देते हैं। इस आयतन में वो खोखला हिस्सा भी शामिल है जहां हवा भरी है। अच्छा। इस तरह से डिजाइन करने पर पूरे जहाज का औसत घनत्व पानी के घनत्व से कम हो जाता है। अरे वाह। और क्योंकि उसका औसत घनत्व पानी से कम है, इसलिए वो तैरता है। या आर्किमिडीज के सिद्धांत से देखें तो जहाज का आकार ऐसा होता है कि वो अपने वजन के बराबर पानी हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है, जिससे उत्प्लावन बल उसके भार को संतुलित कर लेता है और वो तैरता रहता है। ये इंजीनियरिंग और डिजाइन की जीत है। कमाल है। तो ये सब डिजाइन का खेल है। बिल्कुल। और आर्किमिडीज का ये सिद्धांत सिर्फ जहाजों तक ही सीमित नहीं है। जो पनडुब्बियां होती हैं, सबमरीन्स होती हैं, वो इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके पानी में नीचे जाती हैं और ऊपर आती हैं। वो अपने अंदर पानी भरकर अपना औसत घनत्व बढ़ा लेती हैं डूबने के लिए, और फिर पानी बाहर निकालकर घनत्व कम कर लेती हैं तैरने या ऊपर आने के लिए। अच्छा। और दूध कितना शुद्ध है ये मापने वाला लैक्टोमीटर या किसी तरल का घनत्व मापने वाला हाइड्रोमीटर, ये सब उपकरण भी आर्किमिडीज के इसी सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत पर ही काम करते हैं। तो आज की इस गहरी पड़ताल में हमने गुरुत्वाकर्षण को सिर्फ एक सेब गिराने वाली ताकत के तौर पर नहीं देखा, बल्कि एक ऐसे सार्वभौमिक नियम के रूप में समझा जो ग्रहों की विशाल चाल से लेकर हमारे जमीन पर टिके रहने तक सब कुछ नियंत्रित करता है। हमने द्रव्यमान और भार के बीच का वो अहम फर्क भी समझा और ये जाना कि क्यों हमारा भार चांद पर जाने से बदल जाता है जबकि हम उतने ही रहते हैं। हमने मुक्त पतन के पीछे का विज्ञान देखा और वो हैरान करने वाली बात जानी कि क्यों गुरुत्वीय त्वरण जी गिरने वाली चीज के भार पर निर्भर नहीं करता। हाँ, और फिर हमने प्रणोद और दाब के खेल को समझा कि कैसे क्षेत्रफल बदलने से बल का असर बदल जाता है, कील क्यों घुसती है और ऊंट क्यों नहीं धंसता। और आखिर में उत्प्लावकता और आर्किमिडीज के सिद्धांत ने हमें सिखाया कि चीजें तैरती या डूबती क्यों हैं और कैसे लोहे का जहाज भी तैर सकता है। ये सारे सिद्धांत सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। ये हमारे आसपास की दुनिया को, टेक्नोलॉजी को, हर चीज को समझने की कुंजी हैं। चाहे वो बड़ी बड़ी इमारतों का अपनी नींव पर टिकना हो या जहाजों का समंदर पार करना या हवाई जहाज का हवा में उड़ना, वहां भी तरल यानी हवा का रोल है। ये भौतिकी के नियम हर जगह हर पल काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और जाते जाते जैसा कि स्रोत में भी एक सवाल है, श्रोताओं के लिए एक दिमागी कसरत छोड़ जाते हैं। मान लीजिए आपको सोना बहुत पसंद है और आप अपने दोस्त के कहने पर पृथ्वी के ध्रुव पोल पर जाते हैं और वहां से मान लीजिए 1 किलो सोना खरीदते हैं और वहीं पर उसे स्प्रिंग बैलेंस से तौलते भी हैं। ठीक है, ध्रुव पर 1 किलो सोना तौला। हाँ, अब आप वो सोना लेकर भूमध्य रेखा इक्वेटर पर आते हैं और अपने दोस्त को देते हैं। जब आपका दोस्त उसे वहां दोबारा उसी स्प्रिंग बैलेंस से तौलेगा तो क्या वो आपके बताए गए वजन जो आपने ध्रुव पर तौला था से सहमत होगा? दिलचस्प सवाल है। अगर सहमत नहीं होगा तो क्यों? जरा सोचिएगा इस पर। संकेत याद कीजिएगा कि जी का मान कहाँ ज्यादा होता है, ध्रुवों पे या भूमध्य रेखा पर, और भार का जी से क्या रिश्ता है। बिल्कुल। तो इसी सवाल के साथ अगली बार तक के लिए अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए और सीखते रहें।